बेबाक मुंसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, चुनावी रैलियों से अवाम से जुड़े असल मुद्दे गायब होते जा रहे हैं और अवामी मुद्दों की जगह अब हिंदू मुस्लिम, बाबर, शरिया कानून, घुसपैठिए, मंगलसूत्र, टुकड़े टुकड़े गैंग, मुख्तार अंसारी और पाकिस्तान जैसे मुद्दे हावी होते जा रहे हैं। अपोजिशन पार्टियों का कहना है कि वो आज भी जनता के जो असल मुद्दे हैं उन पर कायम है। इंडिया ब्लॉक का दावा है कि वो अपनी चुनावी रैलियों में बेरोजगारी, महंगाई, करप्शन, इलेक्टोरल बॉन्ड और डेवलपमेंट जैसे मुद्दों पर ही बात कर रही है, जबकि बीजेपी और पीएम मोदी अब डेवलपमेंट यानी विकास के मुद्दों को छोड़कर हिंदू मुस्लिम करने में लग गए हैं। ये जो इल्जामात हैं ये इंडिया ब्लॉक के हैं और कांग्रेस के खासतौर से, या जो अपोजिशन पार्टियां उनके हैं। दरअसल कांग्रेस के इस दावे के पीछे की असल वजह राजस्थान के बांसवाड़ा में पीएम मोदी की तरफ से दिया गया वो बयान है जिसमें पीएम ने मुसलमानों को ज्यादा बच्चा पैदा करने वाली कौम बताया और उन्हें घुसपैठिए भी कहा था। पीएम के बयान के बाद अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह और राजस्थान के जो बीजेपी के सूबाई सदर हैं सीपी जोशी, उनके बयान भी मुसलमानों के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। बीजेपी को लगता है कि हिंदू मुस्लिम से जुड़े मुद्दे उठाने के बाद जो है पोलराइजेशन बढ़ेगा और उसका सीधा फायदा बीजेपी को ही होगा। ये बात जो है तमाम अपोजिशन पार्टियां लगातार कह रही हैं। बहरहाल जो कांग्रेस है और समाजवादी पार्टी है, साथ ही आम आदमी पार्टी और आरजेडी, ये जितनी भी अपोजिशन पार्टियां और खासतौर से इंडिया ब्लॉक की जो पार्टियां हैं, वो पीएम मोदी और बीजेपी के लीडर्स पर इन बयानों को लेकर लगातार इल्जाम लगा रही हैं और वो कह रही हैं कि पीएम और बीजेपी के कुछ लीडर्स जो हैं वो बौखलाहट में इस तरह के बयान दे रहे हैं क्योंकि उनके पास पहले फेज के बाद ऐसा कुछ फीडबैक मिला है कि जिससे बीजेपी पिछड़ रही है इंतखाबात में। वो हार के डर से ऐसे बयान दे रहे हैं, इस तरह का कहना है तमाम अपोजिशन पार्टियों का। बहरहाल आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो बयान हैं, ये जो बयान दिए जा रहे हैं तमाम, चाहे पाकिस्तान की बात हो चुकी है, आज जो है पाकिस्तान का मुद्दा भी आ गया है कहीं ना कहीं, तो इनके पीछे की, इन बयानों के पीछे की असल वजह क्या है और इन बयानों का इंतखाबात पर क्या वाकई असर होगा या फिर जो वोटर्स हैं, जो जनता है, जो अवाम है, वो असल मुद्दों पर ही आगे बढ़ेगी, असल मुद्दों को देख करके ही वो अपने कैंडिडेट्स को चुनाव करेगी या पार्टियों का चुनाव करेगी। बहरहाल इसी मसले पर बात करेंगे। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से अलमास सलीम मेरे साथ हैं, बीजेपी से एम सादिक खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी से अखिलेश कटियार और सीनियर जर्नलिस्ट मधुरेंद्र सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और मधुरेंद्र सिन्हा जी, पहला सवाल आप ही से मैं करूंगा, चूंकि आप सीनियर सहाफी भी हैं, देखते हैं तमाम मसलों को, एक अपनी निगाह है देखने की, सोचने की, समझने की। ये जो अचानक पहले फेज के बाद प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो है वो बांसवाड़ा में, जो राजस्थान का बांसवाड़ा है, वहां पर वो तकरीर कर रहे थे, अचानक मुसलमानों के मुद्दे को जो है वो हवा दे दी गई, उठा दिया गया और उसके बाद लगातार ये मामला मतलब जो है एक तरीके से गरमाया हुआ है और एक के बाद एक जो रैलियां हो रही हैं, जो बीजेपी के बड़े लीडर्स हैं, वो तमाम बयानात जो उनके आ रहे हैं वो मुसलमानों के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। कुल मिलाकर के पहला रिएक्शन क्या है इन तमाम मसलों पर? ऐसा लग रहा है मुझे कि कुछ कोई रणनीति होगी शायद पार्टी की कि इस तरह से किया जाए जी एक स्टेप में। हालांकि अब तक तो पार्टी इस बात से निश्चिंत दिखाई दे रही थी कि वो 400 से भी ज्यादा सीटें लाएगी, 400 के पार की बातें बयान की जा रही थी और तमाम तरह की बातें की जा रही थी और विकास का जो है काम किया गया उसको भी दिखाने की कोशिश कर रहे थे, प्रोजेक्ट कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बहुत काम हुआ, सारी सड़कें बनी, हाईवे बने, उन पर चर्चा भी हो रही जी। लेकिन ये सडन मूव क्यों हुआ के बारे में कहना मुश्किल है। हाँ। क्यों पीएम ने ये मुद्दा उठाया और इसके पीछे क्या राज था, जबकि भी इस तरह का माहौल है भी नहीं, हिंदू मुस्लिम करने जैसा माहौल दिखाई भी नहीं दे रहा है, दोनों समुदायों में कोई कटुता भी नहीं दिख रही है। तो ये थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्यों ऐसा किया गया, इसके पीछे क्या राज है। क्योंकि ये कहना कि पहले चरण में अच्छा चुनाव नहीं हुआ, अच्छे वोट नहीं पड़े और बीजेपी घबरा गई और उसने ऐसा किया, ये भी कुछ बहुत ज्यादा मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि 4% 2% के कम लोगों के चुनाव में वोट देने से पूरा का पूरा मुद्दा बदल दिया जाए, ये भी समझ नहीं आता है। तो ये एक स्ट्रेटेजी है शायद एक्शन के लिए या कुछ भी हो, या तो ये भी स्ट्रेटेजी हो सकती है ऐसा बोल करके इंडिया अलायंस को क्योंकि लगातार ये बात जो है वो सोशल मीडिया के जरिए सामने आ रही थी। कुछ जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं वो लगातार कह रहे थे कि मुद्दा जो है वो गर्मा नहीं रहा, चुनाव का पता नहीं चल रहा कि इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। भाई लोकसभा इलेक्शन है, मतलब गर्मी जो है वो सियासत की होनी चाहिए, इंतखाबात की होनी चाहिए जी। ये भी बातें सामने आई थी।
जी। ये बातें आ रही है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि इसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया जाए जिससे चुनाव जीत लिया जाएगा। जी। मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कोई मुद्दा हो पाएगा। ये क्यों हुआ, ये भी थोड़ा सा स्ट्रेटेजी को समझने की जरूरत है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ स्ट्रेटेजी को, क्योंकि हम लोग विकास की बात पूरे देश में करते हैं और बीजेपी तो फिर इसमें आगे है। वो कहते हैं कि हमने ये किया, वो किया। ठीक है। अब अचानक ये मुद्दा आ गया, हो सकता है ये उनका रिएक्शन के लिए भी हो कि इंडिया अलायंस वाले इस पर पूरा रिएक्शन दें और फिर उसी तरह की उल्टी सीधी बातें करें जैसा जयराम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान उन्होंने किया, उल्टी सीधी बातें की। हो सकता है इस दौरान भी इसी के बाद वो उल्टी सीधी बातें करने लगे। ठीक है, ठीक है। कांग्रेस के पास में आऊंगा। अल्माज सलीम साहब, क्या कहेंगे, क्या रिएक्शन है? पहला, चूंकि हम देख रहे हैं मतलब संडे से ही जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ने ये बयान दिया कि भाई एक ऐसी कौम जो जिसके मतलब बच्चे ज्यादा होते हैं, जो ज्यादा बच्चे पैदा करती है, घुसपैठिए हिंदुओं की तमाम जो है वो संपत्तियों को लेकर के, उनके हक हुकूक को लेकर के उनको दे दिया जाएगा। उसके बाद से मतलब ये मामला ऐसा लग रहा था कि चलो इसके ऊपर एक दो दिन बात होगी, मगर हर लीडर के बयान जो है वो मुसलमानों के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। कांग्रेस ने अपना जो है एक तरीके से जो भी उसका स्टैंड था उसने क्लियर कर दिया है। क्या कहेंगे, क्या मजबूरी आपको लगती है बीजेपी की, प्राइम मिनिस्टर की और बड़े लीडर्स की कि जो वो वापस आ गए उसी मुद्दे पर, डेवलपमेंट से हिंदू मुस्लिम पर? देखिए, जैसे कि बीजेपी के नेता हमेशा कहते हैं क्रोनोलॉजी समझिए, तो हमें इसमें क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। सबसे पहले अगर मैं आपको गौर करवाऊं तो वोटिंग परसेंटेज, जो वोटिंग टर्नआउट है वो बहुत कम हुआ है इस बार पिछली बार के मुकाबले। पिछली बार 60+ था, इस बार हम 40s में है, 50s, राइट। तो उसकी वजह से बीजेपी में एक बौखलाहट है कि ये वोटिंग परसेंटेज जो कम हुआ है, कहीं ना कहीं जो उनके वोटर्स हैं उनके अंदर उन्हें शायद वो रुझान, वो उनका चाव जो वोट करने के लिए निकलते थे अपने घर से, वो कम दिखता है। और उसकी वजह से जो उनका इंटरनल सर्वे है, शायद उसकी वजह से उनको कहा गया होगा कि अब इस तरह की बातें करें। लेकिन हमको इस तरह की बातों को समझने के लिए और इसका डाइजेक्शन करने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि बातें कहाँ से आती। ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी किसकी? डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेजों की। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेज अपने ऐसे लोग छोड़ गए जो आज भी देश में फूट डाल रहे हैं, हिंदू मुसलमान के बीच में भाई को भाई से लड़ा रहे हैं। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट सेक्शन 123 क्लॉज 3A कहता है कि आप हेट्रेड, धर्म के नाम पे हेट्रेड और एनिमोसिटी, यानी कि दुश्मनी एक दूसरे से धर्म के बीच में नहीं बढ़ा सकते, नहीं कर सकते। सादिक साहब के पास आएंगे। बीजेपी से आप हैं और बीजेपी राजस्थान का जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है उसके चेयरमैन आप रह चुके हैं। सादिक साहब, आपका इस्तकबाल है, क्या कहेंगे, वजह क्या है? मतलब लोग वजह ही जानना चाहते हैं। मतलब क्या पहले फेज में, चूंकि ऐसा भी लोग कह रहे हैं कि कुछ ऐसा मतलब जो है वो फीडबैक मिला है बीजेपी के लीडर्स को कि पहले ही फेज में वो पिछड़ रही है, क्या वाकई ऐसा है या फिर इसके पीछे की स्ट्रेटजी कुछ और है? भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि मैं राजस्थान में तो अभी जो फर्स्ट फेज जो राजस्थान हुआ है, मैं तकरीबन 11 सीटों पर बाकायदा पार्टी की तरफ से मेरी उसमें ड्यूटी रही है और मैं उन सीटों पर मैं जाकर के, आप यकीन जानिए, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में पिछड़ नहीं रही है। कि राजस्थान का तो हाल ये है कि कैबिनेट मंत्री विधायक रहे, जड़ सी रही, चाहे महेंद्र माल और दूसरे नेताओं, सब भारतीय जनता पार्टी है। और इसमें से कम से कम 20,000 लोग पिछले 15 दिन में ज्वाइन कर चुके हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव भी लड़ रहे हैं। जहां तक उसकी इन बयानों को लेकर बात कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कभी कोई ऐसी बात इस तरीके से नहीं कही, इस तरीके से मीडिया उसको पेश करने की कोशिश कर रहा है। और राजस्थान के माइनॉरिटी का हाल है कि राजस्थान का माइनॉरिटी हमेशा बीजेपी को वोट देता रहा है राजस्थान में। और इस बार भी राजस्थान का जो मुस्लिम समाज है, आप यकीन जानिए, राजस्थान का समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी रहा है। जी सीएम रही हो 2 बार, 8 और 13 से 18 में भैरव सिंह जी रहे हो, या पिछले 10 साल जो मोदी जी के रहे हैं। और क्यों ना हो, मुझे एक बात बताइए खुर्शीद भाई, क्यों ना हो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ, हमारे बच्चों का ड्रॉप आउट कम हुआ है राजस्थान में, हमारे राजस्थान में नौकरियों में हमारा परसेंटेज बढ़ा है। उसके अलावा तो और बहुत सारे जो काम थे जो भारतीय जनता पार्टी के 10 सालों में केंद्र में रह करके, चाहे हुनर योजना हो, चाहे उस्ताद योजना हो, बल्कि यहाँ हालात रहे कि अयोग्य तरीके से मुस्लिम समाज को सताने का काम किया है। अदर सर्विसेज बनाने का। अलमास भाई आ रहा हूँ। हाँ जी जी, मैं मेरी बात रखूं। हाँ 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 बिल्कुल।
अशोक गहलोत जी से जो माइनॉरिटी जो नाराज हुआ राजस्थान में, वो क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने सिर्फ बीजेपी से डराने का काम किया मुस्लिम समाज को, उनके फलाह बहबूदी के लिए कोई काम नहीं किया। उनके बच्चों को आप सर्विसेज से आगे मामला था तो उन्होंने माइनॉरिटी को। तो अभी प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? अभी प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? वो मेजॉरिटी को माइनॉरिटी से डरा रहे हैं, माइनॉरिटी के नाम पर डरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आ गई तो आपका जितना भी जो है वो पैसा है या जितना भी माल है घरों से निकाल करके वो घुसपैठियों में बांट देंगे और उन लोगों में बांट देंगे जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। मुसलमानों में डायरेक्ट उन्होंने बोला है और उसका हवाला दिया उन्होंने 2006 के बयान का हवाला देते हुए, मनमोहन सिंह का जो बयान था उसका हवाला दिया उन्होंने बाकायदा। तो डराने का काम तो सभी कर रहे हैं। देखिए खुर्शीद भाई, कहना चाहूंगा कि आप पिछले 10 साल मोदी जी के उठाकर देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं राजस्थान का अधिकारी रहा हूं और मैं राजस्थान पे काम करता हूं। मैं सिर्फ राजस्थान की बात करूंगा। मेरे सूबे में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी, अरे सर सादिक साहब, आपके सूबे से ही हिंदू मुस्लिम की शुरुआत हुई, बांसवाड़ा से। उससे पहले तो पूरे चुनाव में कहीं हिंदू मुस्लिम था ही नहीं। और आज भी जो पार्टी प्रेसिडेंट है स्टेट के, सीपी जोशी साहब, उन्होंने कहा कि तीसरी बार जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बन जाएंगे तो जो बाबर की औलाद है वो भी जय श्री राम के नारे लगाएगी। तो आप बताइए, मतलब जो है वो किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का जो बयान है वो, हालांकि आप यकीन जानिए मैंने बयान सुना नहीं है, क्योंकि मैं जयपुर के नजदीक कहीं चुनाव प्रचार में गया हुआ था दूसरे जिले में। वो बयान मैंने सुना नहीं, मगर जहां तक मैं सीपी जोशी साहब को जानता हूं, वो कभी भी हिंदू मुस्लिम की बात करते नहीं है। बल्कि चित्तौड़ में मुसलमान समाज का एक बड़ा तबका सीपी जी को वोट देता रहा है, चाहे वो पिछले दोनों लोकसभा चुनाव हो, हमारे जो विधानसभा के जो चुनाव हुए अभी पिछली बार। ठीक है। तो हमेशा सीपी जी मुस्लिम वोटरों के बड़े वो रहे हैं और मुसलमान उनको वोट देता रहा है। मुझे यकीन नहीं इस बात पर कि उन्होंने इस तरीके का कोई बयान दिया है। और अगर कोई आप यकीन मेरी बात पे कर लीजिए, अगर वाकई आपने नहीं सुना तो मैंने वो बयान सुना, मैंने किसी और से नहीं सुना, मैंने खुद उस बयान को सुना, किसी और ने नहीं सुना, मैंने खुद सुनाई बात आपको बता रहा हूं। तो आप यकीन कीजिएगा और डिबेट के बाद जरूर उनका बयान सुनिएगा, मैं लिंक भेज दूंगा आपको। अब मैं इस बात का एक जवाब और देता हूं खुर्शीद भाई आपको, कि राजस्थान में 4-5 महीने हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। कोई कम्युनल राइट नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं कि किसी मुस्लिम को कहीं कोई दबा लिया जाए। बल्कि कांग्रेस के टाइम पे जो मॉब लिंचिंग हुई, कांग्रेस के टाइम पे जो मुसलमानों के साथ जो, चलिए ये अच्छी बात है भाई, हुकूमतों की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, ये अच्छी बात है। हालांकि हवा महल सीट से, जयपुर की हवा महल सीट से जो असेंबली मेंबर असेंबली है, मतलब जो विधायक हैं, वो ईद के दिन आप लोगों से मिले भी, आपके घर भी आए, वो सारी फोटोज हमने देखी थी। मगर उससे पहले उनके जिस तरह के बयानात थे वो भी सबके सामने है। अच्छा, मैं आऊंगा, वापस आऊंगा आपके पास, वापस आऊंगा। अलमाज सलीम साहब, चूंकि वो बात रख रहे थे और बीच में कुछ कनेक्शन का मतलब जो है कुछ इशू आया था, मैं चाहूंगा आप जो है वो कंटिन्यू करें। अलमाज साहब देखिए, कुछ में होता क्या है कि हमारे बीजेपी के मित्र अभी जो बातें कर रहे हैं, ये हवाई बातें। मैं उनकी पीड़ा समझ सकता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी का किसी न किसी तरीके से अपनी बात को रखना पड़ेगा। लेकिन वो भी अंदर से जानते हैं कि जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात रखी है राजस्थान से, जिस तरीके से उन्होंने भेदभाव करा है, जिस तरीके से उन्होंने हिंदू भाई को मुसलमान भाई से लड़ाने की बात की है, इस देश का मुसलमान का धन उठा, इस देश का बड़े धड़े का एक मेजॉरिटेरियन का हिंदुओं का हिस्सा मुसलमानों को देने की कोशिश कर रही कांग्रेस, इस तरह का जो एलिगेशन लगाया है, ये सीधा वायलेशन है डायरेक्टली सेक्शन 123 का क्लॉज 3A का ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। यहाँ पर मैं कोई तोहमत या इल्जाम लगाने नहीं बैठा हूँ भाई, मैं ये बता रहा हूँ कि लॉ का वायलेशन है और प्रधानमंत्री भी हमारे देश के नागरिक हैं और वो भी इसी लॉ के अंडर आते हैं। तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस ने भी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन में शिकायत करी है, मैं हाथ जोड़ के मैं बहुत दरख्वास्त करता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री से कि वे इस स्टेटमेंट को विड्रॉ करें और क्लैरिफाई करें कि उन्होंने हमारे देश के मुसलमान भाइयों को, जिनको एक तरफ जाके कहते हैं कि मोहम्मद शमी हमारे देश के प्लेयर उनकी बढ़ाई करते हैं और दूसरी तरफ जाके हिंदू भाई को मुसलमान से लड़ाने की बात करते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मैं भी उनकी इज्जत करता हूँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और अगर कहा तो इसके पीछे क्या वजह है, और अगर उन्होंने सच में कहा है तो उसको क्लैरिफाई करना चाहिए। क्योंकि वीडियो को अगर माने और वीडियो को देखे तो सीधा लग रहा है, और बीजेपी के पेज से जो वीडियो डाली गई है उसमें सीधा साफ उन्होंने कहा है मुसलमानों के बारे में कि इस देश के मेजॉरिटेरियन की संपत्ति को मुसलमानों में बांट देने की बात कांग्रेस कर रही है, ऐसा एलिगेशन लगा है। तो अगर ऐसा कहा है तो इनको स्टेटमेंट विड्रॉ करना चाहिए और इस देश के मुसलमानों से माफी मांगना चाहिए।
ठीक है मधुरंजन जी, देखिए बहुत सारी बातें हो रही हैं और आज का बयान है, आज भी राजस्थान में ही थे प्राइम मिनिस्टर, एक जगह बोल रहे थे, तो उन्होंने आज भी कहा कि भाई जो SC ST का जो रिजर्वेशन है उसे छीन करके कांग्रेस अगर आ गई तो कांग्रेस उसे छीन करके मुसलमानों को दे देगी, मुसलमान में बांट देगी। और वो 2004 का उन्होंने जिक्र किया कि आंध्र प्रदेश में जो है वैसा करने की कोशिश की गई थी, वो सब जगह ऐसा करना चाहती है। पहली बात तो ये कि मतलब जो है वो मैं वापस यही पूछना चाहूंगा कि ये मतलब मजबूरी क्या है प्राइम मिनिस्टर की कि वो बात बात में अचानक से जो है वो तमाम मुद्दे छोड़ करके जितने भी डेवलपमेंट के काम हुए, चूंकि आपने भी वो बात कही, ठीक है साहब, कि भाई सड़कें भी बनी हैं, बहुत सारे मतलब जनधन योजना के तहत बहुत सारे जो है वो अकाउंट्स भी खुले होंगे, बहुत सारे लोगों को जो है वो सिलेंडर भी फ्री में मिले होंगे, ठीक है साहब, बहुत सारे काम हुए होंगे। लोग मानते भी हैं कि भाई पहले के मुकाबले काम में तेजी आई है। काम ऐसा नहीं कि पहले नहीं हो रहे थे, पहले भी होते थे, पर वो शायद उतनी तेजी नहीं थी या वो अंदाज अलग था काम करने का। तो अभी तेजी आई है, बेहतर तरीके से काम हो रहे हैं। तो भाई जब आपने काम किए हैं तो फिर उनका जिक्र कीजिए। आप जो है वो मुसलमानों से अब SC ST को भी डराने लग गए। कल तक जो है वो कह रहे थे कि माताओं बहनों के जो है वो मंगलसूत्र भी छिन जाएंगे, बिक जाएंगे और मैं उनकी रक्षा करूंगा और ऐसा नहीं होने दूंगा। तो मतलब कहां तक बात पहुंच गई, किस किस को डराया जा रहा है और ये डराने की नौबत क्यों आ गई? ये तो समझना बहुत मुश्किल है कि क्यों बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटेजी, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्ट्रेटेजी क्यों बदल दी। हाँ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की एक खास बात है, मोदी जी आप जैसा कि जानते हैं अरब कंट्रीज में काफी पॉपुलर है जी। उनके कहने पर मंदिर तक किया गया। उसके बाद जब इस तरह की बात उठाई गई उनकी तरफ से बड़ी हैरानी होती है। स्ट्रेटेजी क्यों बीजेपी ने बदली ये समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसा कुछ नहीं है समाज में इस समय कोई जैसी चीजें कभी होती थी, वैसा कुछ दिख भी नहीं रहा है। और जंगा प्रसाद के हालात तो बिल्कुल ही नहीं है। तो फिर ऐसे में इस तरह का मुद्दा उठाया जाना, मुझे तो एक ही चीज लगती है कि वो कर रहे हैं जो विपक्ष को समझते हैं, करना चाहते हैं, उसको छेड़ना चाहते हैं कि विपक्ष की बातें करें। तो ये सब जानते हैं कि राहुल गांधी कुछ बोल सकते हैं, अचानक तो ऐसा कुछ बोल जाएंगे जो विपक्ष को काफी नुकसान पहुंचाएगा। तो ये हो सकती है स्ट्रेटेजी। बाकी तो मुझे तो स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आती है। चार जो पहले बातें हो रही है, पहले चरण में कम वोटिंग हुई जिसका असर पड़ेगा बीजेपी पर, तो उसमें शायद 104 सीटें थी जिसमें 30 सीटें ही तो बीजेपी पहले फेज में 102 सीटों पर जो है चुनाव मतलब वोट डाले गए थे, चुनाव हुए थे। हाँ, और 40 सीटें पहले फेज में जो 102 सीटें थी, 40 सीटें बीजेपी के पास थी। हालांकि जो इंडिया ब्लॉक है उसके पास थोड़ी ज्यादा सीटें थी जी। वो कम सीटें थी तो उसमें भी लग रहा है कि कम 40 सीटें ही थी जिसको लेकर के इतना बवाल मच जाएगा। हाँ, कुछ स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी, ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो अब आगे का रास्ता जो तेज है उसमें देखें क्या स्ट्रेटेजी चलती है। तो ठीक है ये कि हम वही है, हालांकि इससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं। हमने दिल्ली में देखा हुआ है कि प्रदेश वर्मा ने इस तरह की स्ट्रेटेजी की, काफी हिंदू मुस्लिम वाला मामला उठा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ उनको और वो चुनाव में जीत गए, अलग बात है। तो वोट परसेंटेज वगैरह कोई ज्यादा उनका नहीं बढ़ा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इस तरह के बयानों से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हालांकि ये बात भी देखने वाली है कि जो अभी टिकट बंटवारा किया गया है, टिकट जो बांटे हैं, मतलब उम्मीदवार जो बीजेपी ने उतारे हैं, ऐसे बहुत सारे अपने मेंबर पार्लियामेंट थे उनके जिनके टिकट काट दिए गए बयानों की वजह से ही, चाहे वो प्रवेश वर्मा हो, चाहे एक और थे मतलब जो है यही दिल्ली के मेंबर पार्लियामेंट थे जिन्होंने पार्लियामेंट में दानिश अली के ऊपर जो है टिप्पणी कर दी थी, और कर्नाटक के एक मेंबर पार्लियामेंट थे उनके भी बयान अजीबोगरीब आते थे, उनका भी टिकट काट दिया। भोपाल से एक मेंबर पार्लियामेंट थी, उनका टिकट काटा गया। बहुत सारे लोगों के ऐसे बयान थे जो बयान गलत देते थे, उनके टिकट काटे गए, मगर खुद फिर प्राइम मिनिस्टर को उन्हीं बयानों पर आना पड़ गया। वो थोड़ा सा मतलब जो है मुश्किल है समझना। अमित शाह जो है वो भी लगातार इस तरह की उनके भी बयान आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के बाद, तो बहरहाल हम उनका भी जिक्र करेंगे। मगर अभी ओवैसी ने एक बयान दिया और ओवैसी कह रहे हैं कि जब मैं कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बयान सुन रहा था तो मुझे नहीं लगा कि ये भारत के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, मुझे लग रहा था कि वो हिटलर बोल रहे हैं, हिटलर को मैं सुन रहा हूं। क्या कहेंगे सादिक खान साहब? मतलब जो है सारी बातें होंगी, पूरा पोलराइजेशन होगा, और पोलराइजेशन से मतलब पहले बयान देंगे प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी का लीडर, फिर सामने से ओवैसी आ जाएंगे, फिर कांग्रेस के लीडर आ जाएंगे, दूसरे लीडर आ जाएंगे। तो कंफ्यूज होता है जो वोटर है, वो भी उसको भी लगता है कि यार ये फिर, चूंकि ये बात हमेशा कही जाती है कि जो धर्म की अफीम है, जो मजहब का जो नशा है, वो बहुत खतरनाक होता है, सर चढ़ करके बोलता है। आपको लगता है कि वाकई ही
कुछ गड़बड़ रही होगी पहले फेज की, जो मैंने पहले भी यही सवाल किया था कि कुछ हो सकता है कि कोई फीडबैक मिला हो, उससे उस नुकसान से बचने के लिए आगे इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं ताकि असल मुद्दे हैं उनको भुला दिया जाए और अब पूरा इलेक्शन हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान और तमाम इन्हीं इश्यूज पर लड़ा जाए। देखिए खुर्शीद भाई जी, मैं आपकी बात का जवाब पहले क्लियर करूं। ओवैसी साहब जिस तरीके पिछले 10-20 राजनीति बदलने की कोशिश और जिस तरीके से ये अपनी बात को रखने की कोशिश करते हैं, तो मैं जब वो जयपुर आए तो मैं उनसे मिला और मैंने उनसे एक बात ही रखी कि ओवैसी साहब आप हमेशा मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। आप ये बताइए कि आपने तेलंगाना में माइनॉरिटी के लिए कितने काम किए हैं, कितने बच्चों के आपने दाखिले करवाने के काम किए, कितने आपके कोचिंग जो आपने कोचिंग सेंटर आपके चला करते थे वो आपने क्यों बंद कर दिए, जो आपका हॉस्पिटल चला करता था उसको आपने 50% तक ले जाकर उसमें क्यों कमी कर दी। वो सिर्फ बातें करते हैं, बातों के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। जहां तक आप ये बोल रहे हैं कि स्ट्रेटेजी चेंज करिए, मैं आपको बताऊं कोई स्ट्रेटेजी चेंज करने की बात नहीं है। जो लोग हम हिंदू मुस्लिम की बात करते थे, आपने खुद ये बात कही है कि जो लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते थे उनको भारतीय जनता पार्टी ने उनके टिकट काटे हैं और अभी हमारे प्रधानमंत्री इतने कमजोर नहीं हुए हैं कि उनको अपनी सरकार बनाने के लिए और अपनी 400 सीटें क्रॉस करने के लिए उनको अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़े या हिंदू मुस्लिम पर आना पड़े। हम लोग चुनाव जीत रहे हैं और एनडीए 400 प्लस जो है वो सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाएगा। हम कहीं भी चुनाव में कमजोर नहीं है और जो ये भटकाने का जो काम बात करते तो सही है, हैं, ठीक है भाई, कमजोर नहीं है। देखिए कैलाश चौधरी हैं, एमओएस हैं, मरकजी हुकूमत में वजीर हैं, वो एमओएस हैं कैलाश चौधरी, आप जानते हैं उनको बाड़मेर से। वो ये कह रहे हैं, आज का उनका बयान है, वो कह रहे हैं कि हमारे इन चुनावों पर टुकड़े टुकड़े गैंग और पाकिस्तान की भी नजर है और मतलब वो पाकिस्तान को ले आए बीच में। अभी तक तो पाकिस्तान नहीं था, अभी पाकिस्तान भी आ गया। तो मतलब ये कहीं ना कहीं क्या मतलब बीजेपी के लीडर्स की ये प्रॉब्लम है, मजबूरी है, क्या वजह है कि वो बिना पाकिस्तान के और बिना मुसलमान के अपनी कोई बात पूरी कर ही नहीं सकते? मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा जी, कि आप हमारे जो लीडरान हैं, आप उनके बयान पढ़ने की या सुन रहे हैं आप, मगर जो कांग्रेस के जो अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट और इनके जो और डोटासरा जी जो है राजस्थान के जो हमारे सदर हैं कांग्रेस, इन्होंने पिछले 3 महीने में जिस तरीके से जातिवाद की राजनीति करी है और जिस तरीके से इन्होंने आपस में बांटने का काम किया है, गुर्जर, मीणा, एससी, एसटी, मुस्लिम समाज को और वैश्य ब्राह्मण समाज को, आप यहाँ के अखबार उठाकर पढ़िए, इन्होंने टोटल जातिवाद की राजनीति करी है पिछले 4 महीने में। इसलिए आप इनसे आप सवाल कीजिए कि क्यों आपने वो सवाल तो मैं अलमाज साहब से जरूर करूंगा, सवाल तो मैं जरूर करूंगा। और सवाल तो राजस्थान की अगर हम बात करें, देखिए राजस्थान में तो वो कांग्रेस की अगर बात हम करें 2024 के आम इंतखाबात की, तो वो कांग्रेस बीजेपी के नक्शे कदम पे इस मामले में चली है कि टिकट ही काट दिया। एक टिकट देते थे वो पार्लियामेंट में, एक उम्मीदवार उतारते थे, मगर इस बार जो है ना जाने कौन सा प्रेशर था या क्या किस तरह की पॉलिटिक्स थी, भाई बीजेपी तो टिकट दे ही नहीं रही इस बार तो, मतलब ना विधानसभा में मतलब दिया ही नहीं, वरना एक आध टिकट जरूर देती थी बीजेपी। तो जाहिर तौर पर वो भी कहीं ना कहीं प्रेशर में है और वो भी देख रही है कि सामने किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, तो उस पर भी होगी। अलमाज जी मैं आपके पास आऊंगा। देखिए दक्षिण गोवा के जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो पार्टी के, वो कह रहे हैं कि जो आइन है वो गोवा के ऊपर जबरन थोपा गया है, संविधान जबरन थोपा गया है। उससे कुछ दिन पहले ही अगर आप देखें, पिछले 3-4 महीने पहले ही कर्नाटक के जो एक लीडर हैं और मेंबर पार्लियामेंट हैं कांग्रेस के और जो डिप्टी सीएम है उनके भाई हैं, वो उनका बयान था, वो भी ऐसा ही कुछ कह रहे थे कि मतलब जो हालात अगर ऐसे ही चलते रहे तो साउथ अलग हो जाएगा, साउथ अलग देश बन जाएगा। तो कांग्रेस भी कम नहीं है इस तरह की बातें करने में, वो भी कई बार जाति के नाम पर, कई धर्म के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर वो भी जो है तकसीम करने की बात करती रहती है। तो पीछे कोई भी नहीं है। ठीक है हिंदू मुस्लिम ज्यादा बीजेपी करती होगी, मगर बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनका नाम लेकर के कांग्रेस के लीडर भी लोगों को बांटने का काम करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने खुर्शीद भाई, यही फर्क है कांग्रेस पार्टी और भाजपा में। मैं कहता हूं कि अगर इस तरह की बातें कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जो गोवा में या कर्नाटक में अगर उन्होंने इस तरीके की बातें की हैं, ये उनकी एक पर्सनल सोच है और अगर ऐसा उन्होंने कहा है कि पार्टी को इसके खिलाफ उनको एक्शन लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड ये नहीं है, ऑफिशियल स्टेटमेंट कहीं पर भी कांग्रेस पार्टी का उनके स्टेटमेंट से मैच नहीं करता है, पहली चीज। दूसरी बात, एक बहुत जबरदस्त मुद्दा उठाया हमारे भाजपा के मित्र ने, उन्होंने कहा कांग्रेस जातिवाद को बढ़ावा देती है।
वो मीणा और उन्होंने राजपूत समाज और कुछ समाजों की बात की। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा ओबीसी, मुझसे बड़ा कोई ओबीसी नहीं। तो यहाँ पे जातिवाद कौन कर रहा है? कौन ओबीसीओ को रिझाने की कोशिश कर रहा है? हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो भाजपा जो आज तोहमत लगा रही है कांग्रेस के ऊपर, तो भाजपा को पहले अपना भी गिरेबान झांकना चाहिए कि वह किस पटल पे खड़ी हुई। क्या वो जातिवाद के बेसिस पे टिकट नहीं बांटती? क्या उनका जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, क्या उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्या वो जातिवाद की बात नहीं करते? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं कहा कि वो सबसे बड़े ओबीसी है? पहले इसका जवाब दें, उसके बाद कांग्रेस पे किसी भी तरह का एलिगेशन। ठीक है मधुरेन जी, देखिए बहुत सारी बातें हैं और कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं, चूंकि 22 जनवरी को जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो मतलब जो है वो जिस तरीके से मीडिया, सोशल मीडिया और तमाम जराये के मुताबिक उस मसले को बड़ी तेजी के साथ उठाया गया था। और चूंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, इन्होंने तमाम लोगों ने, जितने भी ये कुछ पार्टियां हैं अपोजिशन पार्टियां, उन्होंने ज़्यादातर पार्टियों ने वहां जाने से मना कर दिया था। उनको इन्विटेशन आया था मगर ये कह करके कि वो बीजेपी का एक इवेंट है इसीलिए हम नहीं जाएंगे, जब राम जी बुलाएंगे हम तब जाएंगे, बाद में चले जाएंगे। मगर ठीक है, वो कौन बाद में जा रहा कौन नहीं वो कौन देख रहा है, मगर उस वक्त ठुकरा दिया था और एक बड़ा मुद्दा था ये। और बीजेपी को भी लग रहा था, बाकी लोगों को भी लग रहा था कि राम मंदिर के नाम पर ही और राम मंदिर की एक लहर चलेगी कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी राम जी की, और मंदिर बन गया, जहां कहा था वहीं बन गया। आपको लगता है कि वक्त के साथ कुछ एक महीनों के अंदर ही वो मुद्दा थोड़ा सा मतलब जो है वो फीका पड़ा या ठंडा हो गया, और इसी वजह से कम्युनल एजेंडे के ऊपर, चूंकि लगातार कांग्रेस और दूसरी पार्टियां कह रही हैं कि बीजेपी वापस कम्युनल एजेंडे पर आ गई है, तो क्या राम मंदिर का मामला जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा? नहीं बढ़ा तो स्वाभाविक रूप से, जैसे कि जिस तरह से मीडिया में प्रचार हुआ, प्रसार हुआ, सोशल मीडिया में जितना दिखा गया, दिखाया गया, जितने लोग जा रहे हैं वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं, उससे तो वो लहर उन्होंने वो तो गेन कर रखा है, बीजेपी ने मजबूती के साथ पकड़ रखा है, उसमें तो एक खास गिरावट नहीं आई। अब मेरे दिमाग में एक बात चलने लगी है कि राहुल गांधी ने जो जातिवादी गणना की बात की है, कास्ट सेंसस की जो बात की है, करूंगी, हाँ, और उसके बाद आरक्षण दिलवाऊंगा पिछड़ी जातियों को। राहुल गांधी तो इस घटिया स्तर पर चले गए कि पत्रकारों के सही पूछने लगे, आप राहुल गांधी को अपनी जाति बतानी चाहिए थे कि किस जाति के हैं। हम पत्रकारों से पूछने लगे कि आप बताओ, जातिवादी खेल करने लगे कर्पूरी ठाकुर की तरह, कि जैसे कर्पूरी ठाकुर ने पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत की राजनीति पे एक बदलाव करके दिखा दिया, तो वही राहुल गांधी भी चाहते हैं कि हम इसी तरह से जातिवादी प्लेटफॉर्म पर खेले। तो डाउन करने के लिए शायद, मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता हूँ कि ये कम्युनल किस्म का कम्युनल तो या जो कह लें ऐसे हिंदू मुसलमान का मामला कह लें, तो उस तरह की बात की जाने लगी अचानक से। जी ठीक है, मेरा यही मानना है कि ये उसको डाउन करने के लिए वो जो मुद्दा उठा जातिवाद का भयानक मुद्दा उठने लगता है, तो उसे डाउन करने का एक ही तरीका है कि आप हिंदूवाद करें और दूसरे को साइड कर लाइन करने की कोशिश करें, तो ऐसे ही प्रयास दिख रहा है। ठीक है, क्या मानते हैं आप भी सादिक खान साहब, यही बात मानते हैं कि राहुल से डर गई बीजेपी, राहुल से डर गए पीएम, चूंकि वो मुद्दे वैसे उठा रहे हैं, वो 5 न्याय की और 25 गारंटी की बात कर रहे हैं, उधर मोदी की गारंटी है, हर गारंटी को पूरी करने की गारंटी, तो एक तरफ मोदी की गारंटी है, एक तरफ कांग्रेस की कह लें या फिर राहुल गांधी की कह लें, वो 25 गारंटियां दे रहे हैं और 5 न्याय की बात कर रहे हैं। और वो जो बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया है कास्ट सेंसस का, और जो हो चुका है बिहार में, चूंकि बिहार में पहले बीजेपी उसकी मुखालफत कर रही थी, मगर वक्त के साथ वो भी बदली, उसने कहा कि ठीक है करा लीजिए, मतलब उसे भी आना पड़ा, चूंकि जो जाति की राजनीति है, बिरादरीवाद जो है वो है ही नहीं इस मुल्क में कम, ये तो तमाम दुनिया जानती है, हम सब लोग जानते हैं, कड़वी सच्चाई है ये। तो आखिरकार बीजेपी को भी मानना पड़ा। क्या ये खौफ है, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी वो ओबीसी को भी और दूसरी जाति के लोगों को भी जो है वो एकजुट करने में और कांग्रेस की तरफ मोड़ने में, इंडिया ब्लॉक की तरफ मोड़ने में कामयाब हो जाएंगे, उससे डर कर ही ये तमाम जो है फिर असल मुद्दों से हट करके दूसरे मुद्दों पर आना पड़ा? खुर्शीद भाई जी, हाँ देखिए, बहुत लंबा अरसा नहीं हुआ है, अभी 5 महीने पहले राजस्थान में चुनाव हुए हैं और राहुल गांधी जी जितनी सीटों पर गए हैं प्रचार में, उन्होंने यही सारी बातें कही हैं और उन सारी सीटों में कांग्रेस 80% सीटें हारी हैं जहां राहुल गांधी जी ने राजस्थान में प्रचार किया है।
इसलिए राहुल गांधी जी की आप किसी गारंटी को अगर लेकर जनता के बीच में जाएंगे तो उनकी गारंटी की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी की पार्टी ने पिछले 70 सालों में जिस तरीके से माइनॉरिटी का हरेसमेंट करने का काम किया है, चाहे हमारे बच्चों के एजुकेशन के मामले हो, चाहे हमारे बच्चों की नौकरियों के मामले हो, या हमारे बच्चों को हमारे मोहल्लों में हॉस्पिटल खुलने के मामले हो, या और मेडिकल फैसिलिटीज देने के मामले हो, कांग्रेस ने पिछले 70 साल में हमारा सिर्फ हरेसमेंट काम करने का काम किया है। इन्होंने क्या दिया माइनॉरिटी को पिछले 70 सालों में? इन्होंने 70 सालों में हमें सिर्फ रोजा अफ्तार पार्टी देने का काम किया है। मैं ये नहीं कहता हूँ मेरे जो बाप दादा थे वो सारे बीजेपी को वोट डालते थे। आपके और मेरे सारी पुश्तें, एक नस्ल, दो नस्ल, तीन नस्ल, हमारी 5-5 नस्लों ने, 6-6 नस्लों ने कांग्रेस को वोट डाला। क्या दिया इन्होंने हमें? सिर्फ रोजा अफ्तार पार्टी दिए। क्यों नहीं दी इन्होंने हमारे बच्चों को नौकरियां? किसने रोका था? भारतीय जनता पार्टी का तो वजूद था ही नहीं खुर्शीद भाई। भारतीय जनता पार्टी तो सही मायने में जो वजूद में आई है वो सन 80 के बाद में आई है। उससे पहले कौन रोका? सन 47 से लेके सन 90 तक लगातार 3 साल इनकी सरकार रही है। 3 साल मोरारजी देसाई क्या हटा दें? किसने रोका था इनको माइनॉरिटी के काम करने के लिए? ये खुर्शीद भाई सिर्फ बातें करते हैं, मगर अब ऐसा प्रधानमंत्री देश में आ गया है जो बातें नहीं करते, काम करते हैं अपने देश के लिए। इसलिए और मोदी जी को कोई जरूरत नहीं है इस बात की। उन्होंने सिर्फ अपने वादे पूरे किए हैं, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे 370 का मामला हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो। उन्होंने सिर्फ अपने वादे पूरे करने का काम किया है। इसलिए आप इनको बताइए, इन कांग्रेसियों को, कि भैया तुमने जो 50 साल 60 साल झूठ बोला है ना माइनॉरिटी से, और झूठ बोल के जो वोट जो तुमने वसूला है, ये उसी का नतीजा है कि बंगाल में तुम रिपीट नहीं हो पाए, तुम बिहार में कांग्रेस कभी रिपीट नहीं हो पाए, यूपी में जब माइनॉरिटी ने उनसे हाथ खींचा तो यूपी में कभी आप सत्ता में नहीं आ पाए। और आप यकीन जानिए अगले 10 साल, 20 साल, 25 साल केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलेगी, राष्ट्रवादियों की सरकार चलेगी। ठीक है, अलबाज साहब से ये रिएक्शन ले लेते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उनका साफ तौर पर ये कहना है और ज्यादातर बीजेपी के लीडर्स यही कहते हैं, और अकेले में ऑफ द रिकॉर्ड तो मुस्लिम भी यही कहते हैं कि बहुत नुकसान पहुंचाया है कांग्रेस ने। मतलब जैसे ये कह रहे थे कि भाई वो उलझा करके रखा इख्तियार पार्टियों में, या कुछ और मसले थे उनमें, कई बार दंगे बहुत ज़्यादा होते थे, और यूपीए हुकूमत के दौरान जो मुसलमान नौजवानों की गिरफ्तारियां हुई वो भी मतलब एक रिकॉर्ड है उनका भी, और वो फिर कई साल के बाद बाइज्जत बरी भी हुए। ठीक है साहब, तो ये सब हुआ है। मतलब अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की, तरक्की के काम नहीं किए कांग्रेस ने। बयानबाजी उस वक्त करती थी, और चूंकि सच्चर कमेटी ने आईना दिखाया, रिपोर्ट आई सच्चर कमेटी की। सादिक भाई बस एक सेकंड, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, आईना दिखाया, उसने मतलब हालात बता दिए, मुसलमानों के ये हालात है। तो भाई आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक 55 साल, अलग अलग वक्त में 55 साल तो हुकूमत की है कांग्रेस ने ही, तो कांग्रेस जिम्मेदार थी जाहिर तौर पर उनके इन हालात का। कम्युनिटी भी जिम्मेदार होगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, क्योंकि हर किसी को आगे बढ़ने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं यहाँ पर इंडिया में, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी को देख लीजिए, जैन कम्युनिटी को देख लो, सिख कम्युनिटी को देख लो, वो भी आगे बढ़े हैं। सिख कम्युनिटी के साथ भी दंगे हुए थे, मतलब उन्हें भी परेशान किया गया 1984 में, मगर वो भी आगे बढ़े। मगर मुस्लिम तबके को उलझा करके रखा गया, कभी आरएसएस का डर, कभी बीजेपी का डर, तो कभी किसी दूसरी चीज का डर दिखा करके उलझा करके रखा गया। कांग्रेस ने भी बहुत ज्यादा तरक्की के काम नहीं किए, ये कहना है सादिक खान का। क्या कहेंगे इस पर? जी, सादिक भाई ने सबसे पहले तो अपने स्टेट की बात की। उन्होंने कहा कि स्टेट के अंदर किस तरीके से कांग्रेस ने माइनॉरिटीज की प्रताड़ना की। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने कितने मुसलमानों को विधायक का मानसिक किया? मेरे ख्याल से शायद एक या एक भी नहीं दिया होगा। लेकिन आप अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस हमेशा मुस्लिम को हर स्टेट में रिप्रेजेंटेशन देने की पूरी कोशिश करती है। एक उनके समाज से, उनकी कौम से रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करती है, पहला। दूसरा, उन्होंने कहा कि 60 साल में कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों का सिर्फ जो है माइनॉरिटीज को एक्सप्लॉइट किया है और उनका कोई डेवलपमेंट नहीं किया है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि एएमयू के अंदर कोटा कैसे आया? भाई सरकार जब 1947 के बाद कांग्रेस पावर में आई तो ये स्ट्रेंथन किसने किया इंस्टीट्यूशन को? एएमयू को, जामिया मिलिया इस्लामिया को जो स्ट्रेंथन किसने किया? कांग्रेस ने किया। माइनॉरिटीज के बारे में आप सच्चर समिति का भी आपने जिक्र किया, ये किस टाइम पे आई? यूपी की सरकार के अंदर रिपोर्ट आई। आज चलिए यूपी की सरकार नहीं है, आज कांग्रेस की सरकार नहीं है, पिछले 10 साल से आपकी सरकार है, आप स्ट्रेंथन कर दो मुसलमानों को। लेकिन आज भी मुसलमान क्यों इतना पिछड़ा हुआ है? ये सवाल बीजेपी से मैं पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी तो आज पूरी पावर में, स्टेट में, सेंटर में, कितने सारे राज्यों में है,
वो एम्पावर करे। जब तक कांग्रेस थी, कांग्रेस ने एम्पावर करने का जितना काम हो सकता था वो कोशिश की। हो सकता है कहीं पे कुछ ना कुछ कमी पेशी रह गई हो। मैं तो ये भी, आपने बहुत अच्छा जिक्र किया कि सरकार के अलावा कौम को भी और समाज को भी खुद अपलिफ्टमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए। मुसलमानों को खुद भी मेहनत करनी चाहिए। तो इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है कि मुसलमानों को एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। हमें अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ बढ़ाना चाहिए। हमें खुद का मुहासिबा करना चाहिए कि आज हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन ये कहना कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ये थोड़ी सी तरह से नाइंसाफी होगी। कांग्रेस ने इतने सारे इंस्टीट्यूशन को, आप बताइए बीजेपी ने एक अगर मुस्लिम इंस्टीट्यूशन बनाया हो, कहीं पे मुस्लिम कोटा दिया हो, AMU जामिया मिलिया इस्लामिया जैसा कोई इंस्टीट्यूशन बनाया हो, बताइए, एक भी नहीं बता पाएंगे। राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान में हर 5 साल में सरकार पलटती है, तो क्या कहेंगे उससे पहले कि वसुंधरा राजे हिंदुओं का जो है प्रताड़ना कर रही थी। ये सब बातें सिर्फ सरसरी बातें, हवा हवाई बातें, मूल मुद्दों से। ठीक है सादिक साहब, आऊंगा आपके पास। मधुरेन जी, आपसे भी मैं जरूर रिएक्शन लूंगा। अभी अखिलेश कटियार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। जाहिर तौर पर हम बात यही कर रहे हैं कि किस तरीके से पहले फेज के बाद बीजेपी लगातार, बीजेपी की तरफ से भी बयान आ रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर ने खुद जो है वो उसकी शुरुआत की है। राजस्थान में थे, वो राजस्थान में स्पीच दे रहे थे इतवार के रोज, और वहां पर वो सीधा आगे हिंदू मुस्लिम वाले मतलब मुद्दे पर, उस इशू पर वो आ गए। क्या कहेंगे, चूंकि ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, अब लगातार हिंदू मुस्लिम ही हो रहा है और उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। और अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने भी कहा कि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, इंडिया ब्लॉक के जो लीडर्स हैं, कांग्रेस के जो लीडर हैं, खासतौर से समाजवादी पार्टी के लीडर्स की तरफ इशारा था कि ये जा रहे हैं मुख्तार अंसारी के यहाँ उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ने और इन्हें यहां से भगा दो, निकाल दो। निकालने का मतलब चुनाव में उन्हें हरा दो। यानी मुख्तार अंसारी भी आ गए, पाकिस्तान भी आ गए, मुसलमान भी आ गए, तमाम इश्यूज जो है वो सिर्फ आसपास ही घूम रहे हैं उनके। क्या कहेंगे अखिलेश जी? खुर्शीद साहब, अभी मैं थोड़ा सा, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं बहुत लेट से आ पाया जी। और भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता महोदय जो बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण की बात कर रहे हैं, 2047 की बात, हम विकसित राष्ट्र बनाने की बात, क्या आपको लगता है कि किसी विकसित राष्ट्र की संकल्पना में, रास्ते में इस तरीके के मुद्दे भी आते हैं? आप जब पहले चरण में आपको इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मिल गई कि बीजेपी के खिलाफ मतदान हो रहा है, ये देश की आवाम, ना हिंदू ना मुसलमान, ना हिंदुस्तान ना पाकिस्तान, ना संतान ना कब्रिस्तान, यहां सिर्फ इंसान की बात हो रही है, इंसानी मुद्दों की बात हो रही है, इंसान के जीवन की जरूरतों पे बात हो रही है। और जो 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो जिम्मेदारियां ली थी, जो वादे करके आए थे, जो कमिटमेंट के साथ आपने चुनाव लड़ा था, जीता था, वो जब पूरी तरह जमीन पे नहीं उतार पाए तो ये हताशा के बयान है। और आप 47-48 की बात छोड़िए, आपको 47 दिन भी अब मिलने वाले नहीं है। बीजेपी को जनता ने नकार दिया है। झूठों की सरकार, वादा जो करके जो मुकर गए, मुकरने वालों की सरकार, जो पैसे कारपोरेट से वसूली करते थे, वसूली करने वालों की सरकार। अब ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा इस देश के सामने, देश की जनता के सामने आ चुका है। और अब ये बेमतलब के मुद्दे नहीं है। राजनीति में जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, काला धन, रोजगार, ये सब किसानों की आमदनी डबल की जाए, इन मुद्दों को लेके जो आप सत्ता में आए थे, वो आप पूरी तरह असफल हुए हो। और जनता इस बात को समझ चुकी है, जान चुकी है। तो अब 47-47 की बात तो बेईमानी है साहब। ठीक है, एक और बयान है जिसके ऊपर मैं रिएक्शन चाहूंगा। केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, वो कह रहे हैं कि 2024 का जो चुनाव है वो 80 बनाम 20 का है, 80 वर्सेस 20 का है। यही बयान 2022 में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने भी दिया था, जब 2022 के असेंबली इंतखाबात चल रहे थे, विधानसभा चुनाव चल रहे थे। वो ये कह रहे हैं कि 4 जून को 4 बजे 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, और 80 वर्सेस 20, 80 बनाम 20 का उन्होंने एक तरीके से आज ट्वीट किया है। उसको तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि नहीं साहब वो कहा नहीं, वो किसी और ने कहा कुछ, सुना कुछ, उन्होंने लिखा है बाकायदा एक्स पर। तो क्या कहेंगे, ये मतलब ये हिंदू मुस्लिम वाला मतलब सीधा एक इशारा है, मतलब एक तरफ 80 एक तरफ 20। उत्तर प्रदेश में इन तमाम बयानों का क्या मतलब है, किस तरीके से आने वाले जो फेज है उस पर असर पड़ेगा? कटियार साहब। नहीं, मैं तो इस बात के लिए केशव प्रसाद मौर्य जी के हिम्मत की दाद देते हैं
क्योंकि इस देश में जो 80% 90% जो कमेरा है जी, जो इस वर्तमान व्यवस्था में जिसे ठगा गया है, जिसे मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जिसे पीडीए कहा है, हाँ। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कहा है, जी, जो मेहनत करने में भरोसा रखता है, उस 80-85% जिस वर्ग का हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी है, जो संविधान को मानने वाले हैं, जो लोकतंत्र के हिमायती है, उनकी लड़ाई 20% से है, क्योंकि 20% की नुमाइंदगी बीजेपी करती है। और मैं एक बात कह दूं खुर्शीद साहब, पूंजीपति का राज पूंजीपति के द्वारा पूंजीपति के लिए है, इसलिए इस देश में 70 से 75% आबादी के पास जितना धन है। आ रहा हूं सादिक साहब, आऊंगा जी, हाँ, जी, कंटिन्यू कीजिए। मैं इस बात को मानता हूं कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने बिल्कुल सही बात कही है। ये 80% लोग इस बार 20% लोगों को 20 सीटों पे भी नहीं रुकने देंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश की नहीं, देश की 80% आबादी बीजेपी के खिलाफ है। ठीक है, अलमास सलीम साहब, एक और सवाल यहां पर है और वो कांग्रेस के लिए है, चूंकि वो योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है उसने मुल्क के साथ गद्दारी की है और वो उसने ऐसा मंशूर लिख दिया, मतलब ऐसा मैनिफेस्टो जारी किया है, और अगर कांग्रेस की हुकूमत आ गई, इंडिया ब्लॉक की पार्टियों की या इंडिया ब्लॉक की हुकूमत बन गई, तो शरिया कानून लागू किया जाएगा, हिंदुस्तान में कर दिया जाएगा। तो क्या वाकई आपके मैनिफेस्टो में वो तमाम बातें हैं, या फिर वाकई जो है मतलब ये शरिया कानून वाली बात मतलब समझ में नहीं आती, खैर कहां से आ गई। हालांकि ये सब लोग जानते हैं कि मतलब शरिया कानून लागू जो है वो आज़ादी से अब तक नहीं हुआ, ना कोई करने का मतलब किसी का। भाई आज़ादी मिलती है आइन के मुताबिक, आप अपने मजहब के मुताबिक अपनी मतलब जो धर्म की रस्म और रिवाज है वो कर सकते हो, नमाज पढ़ सकते हो, किसी को पूजा पाठ करनी है, वो तमाम चीजें उसमें आज़ादी है। तो शरिया कानून की बात कहां से आ गई? क्या वाकई आपके मैनिफेस्टो में है ऐसा? कांग्रेस की कुछ ऐसी प्लानिंग है? थोड़ा उसको क्लियर कीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक नारा देती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। लेकिन ना तो किसी का विकास हो रहा, ना ही कोई विश्वास है किसी को इन पे, और इनका प्रयास तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भाई से भाई को लड़ा। इस तरह का कोई भी मैनिफेस्टो के अंदर कांग्रेस पार्टी ने कोई भी ऐसा कमिटमेंट नहीं किया है, और ना ही किया था, ना ही 1947 में इस तरह का कोई लॉ बना था। शरिया लॉ जो है वो हमारे देश में चलता। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, एक डेमोक्रेसी है। यहाँ पे हर इंसान जो अपना जैसा धर्म फॉलो करना चाहता है वह उसको धर्म फॉलो करने की आजादी है। हाँ, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, भारतीय जनता पार्टी सबके धर्मों के ऊपर, सबके आस्थाओं के ऊपर, सबके कल्चर के ऊपर कहीं ना कहीं एक शिकंजा कस रही है, कहीं ना कहीं उनको परेशान कर रही है, उनको प्रैक्टिस नहीं करने दे रही। मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, आप दलितों के ऊपर अत्याचार देखिए। मैं मध्य प्रदेश जा रखता हूँ, मध्य प्रदेश में देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग दलितों पर और ट्राइबल्स पर अत्याचार कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ढींगे मारने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक हवाई फायर करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ करती है। जी, लगता कोई टेक्निकल इशू है। वापस मैं अखिलेश कटियार जी के पास आऊंगा। देखिए, एक और इन तमाम बयानों के बीच एक और अहम बात ये हुई है, और वो ये कि बीएसपी की जो चीफ हैं, जाहिर तौर पर उन्होंने अपने भतीजे को आगे कर दिया, मगर अभी भी कमान तो उन्हीं के हाथ में। मायावती वो ये कह रही है कि अगर बीएसपी जीत गई तो वेस्टर्न यूपी को अलग स्टेट बना देंगे। इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? चूंकि उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ मामला है, वो भी यूपी से हैं और यूपी में पॉलिटिक्स करती हैं ज्यादा, और आप लोग भी यूपी में पॉलिटिक्स करते हैं। जी नहीं, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ। बहन जी ने पहले भी उत्तर प्रदेश को बंटवारे को लेके अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुकी है, और उस वक्त जब इंतखाबात होने वाले थे, उनकी हुकूमत थी 2012 के लास्ट में भी वो वैसा उन्होंने किया था, 2012 में शुरुआती दौर में। जी, 2012 में। जी। और अब ये खुर्शीद साहब जो चुनाव है जी, अब चुनाव एक दूसरे चौराहे पे आके खड़ा है। अब ये बंटवारा विषय नहीं है, विषय है इस आम आवाम के हक और हकूक की लड़ाई जी। इस समय इस तरीके की बात करना बहन जी जैसे नेता के मुझ से मुझे समझ नहीं आती कि इस समय पे बात, जब इस देश के किसानों की हालत इतनी बुरी हो चुकी, हजारों की संख्या में किसान शहीद हो गए, नौजवान इस देश में आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, एजुकेशन गरीब आदमी से छीन ली गई। तो ऐसी स्थिति में जब इस देश के गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, आरएसएस के सरसंघचालक जब ये बयान देते हैं कि जातीय लोगों को अपने जातीय पेशों के बारे में बात करनी चाहिए,
ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। ये ऐसी स्थिति में जब उन्हें अपने आवाम के लिए घर से निकल के लड़ना चाहिए, उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाना चाहिए, डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष बताए हुए रास्ते पे चल के उन ताकतों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। बहन जी उस तरीके से ना करके इस तरीके की बात कर रही है, ये तो मेरे समझ के खिलाफ है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सादिक खान साहब क्या कहेंगे? ये जो मसला था, जैसे मैंने कहा शरिया कानून, मतलब आपको कहां से लगता है कि भाई कांग्रेस शरिया कानून लागू कर देगी? और ये ईमानदारी से बताइए, देखिए चीफ मिनिस्टर हैं वो उत्तर प्रदेश के, कोई मजाक नहीं है, और दूसरी बार जो है वो चुन करके आए हैं, मजबूत लीडर हैं, और वो राजस्थान में भी मेरा ख्याल के कल भी थे, और वो लगातार राजस्थान में आ रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव के वक्त भी आए थे, सारी बातें वो आप पर भी उन्होंने की थी। उस वक्त अलवर में जो है वो विधानसभा चुनाव के वक्त वो गजा का और फिलिस्तीन का और जो है इजराइल का जिक्र कर रहे थे। मतलब चीफ मिनिस्टर, इस देश का सबसे बड़ा सूबा आबादी के लिहाज से, सबसे बड़ा सूबा, ठीक है साहब, उसके चीफ मिनिस्टर इतने जिम्मेदार होकर के वो सिर्फ जो है वो जब भी बात करते हैं वही कम्युनल एजेंडा उनका रहता है, उसके आसपास ही घूमते हैं। शरिया कानून की बात कर दी अब उन्होंने। खुर्शीद भाई 2 मिनट में अपनी बात रखूंगा मैं आपके सामने। हाँ, कि पिछले 10 साल में या जब से योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं जी, आप वहां माइनॉरिटी के जितने भी आप बच्चों का एजुकेशन उठाकर देखेंगे या नौकरियां उठाकर देखेंगे सरकारी नौकरियों में, ये तो सिर्फ ये तो आपको झूठी बात या झूठे आंकड़े बताने का काम करेंगे ये सपा और बसपा के लोग। मगर पिछले जब से योगी जी सीएम बने हैं वहां माइनॉरिटी के बच्चों का एजुकेशन बढ़ा है, ड्रॉप आउट कम हुआ है यूपीएससी में, और वहां उत्तर प्रदेश के जो सर्विस कमीशन है वहां की नौकरियों में मुस्लिम बच्चे ज्यादा सरकारी नौकरियों में आए हैं, इसलिए इनके बिल्कुल हाथ पैर फूलने का काम हुआ है। जहां तक सपा की बात है, सपा ने के टाइम पे जितने कम्युनल राइट हुए और जितना उन्होंने माइनॉरिटी को पीछे ले जाने का काम किया, उनके रोजगार से भटकाकर और उनको दूसरे कामों में लगाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। वहां उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी को रोजगार से जोड़ा है, पढ़ाई लिखाई से जोड़ा है, इसलिए इनके हाथ पैर फूले हुए हैं। ये विधानसभा चुनाव में डिफीट खाए हुए हैं और लोकसभा चुनाव में जब उत्तर प्रदेश में पिछली बार की तरह, पिछली बार 8% वोट माइनॉरिटी का भाजपा को गया था, इस बार कम से कम 25% वोट मुस्लिम समाज का भारतीय जनता पार्टी को, योगी आदित्यनाथ को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाएगा। और उत्तर प्रदेश में हम 90% लोकसभा सीटें जीतकर और उत्तर प्रदेश से हम एक प्रधानमंत्री देश को फिर देंगे दूसरी बार, तीसरी बार। ठीक है मधुरेन जी, देखिए बहुत सारी बातें हैं, और आज अगर हम देखें तो अमित शाह साहब का बयान है, और अमित शाह साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस के पीएम कह रहे हैं कांग्रेस के डीएनए में तुष्टीकरण है, ये तो पीएम की बात है, मगर अमित शाह साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस ने धारा 370 को नाजायज औलाद की तरह पाल पोस करके आगे बड़ा किया। मेरा सवाल ये है कि देखिए ये इंतखाबात हैं और ये जो बयान दे रहे हैं, चाहे वो होम मिनिस्टर हों या पीएम हो या दूसरे लीडर, ये तमाम बड़े लीडर्स हैं, मतलब इस स्तर पर आकर के, इस लेवल पर आकर के, मतलब आपको लगता है कि ख्याल रखना चाहिए कि वो किस ओहदे पर हैं, कितने बड़े नेता हैं, क्या इस लेवल पर आकर के बात रखनी चाहिए? मधुरेन जी। नहीं आ रही मेरे को जी, मेरी आवाज आई आपको? मधुरेन जी, मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से लीडर्स बयानबाजी कर रहे हैं, वो अगर मैं हिंदी में कहूं तो वो अपनी मर्यादा का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि 370 को कांग्रेस ने नाजायज औलाद की तरह पाल पोस करके बड़ा किया, तो क्या इतने बड़े ओहदे पर रहते हुए इस तरह की मतलब जो है वो बयानबाजी, आपको नहीं लगता कि कुछ तो सोचना चाहिए कि भाई आप कितने बड़े लीडर हैं, किस ओहदे पर बैठे हैं? मधुरेन जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? ठीक है, कोई टेक्निकल इशू है, जाहिर तौर पर मैं वापस उनके पास आऊंगा। और अभी अखिलेश कटियार जी, एक बयान और हमने मतलब अखिलेश यादव का हम सुन रहे थे, और वो ये कह रहे थे जितनी भी बयानबाजी हो रही है पिछले 3-4 दिन में मुसलमानों के आसपास की जो बयानबाजी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की तरफ से हो, राजनाथ सिंह ने भी बोला है, राजनाथ सिंह भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने देश को गुमराह किया है और हिंदू मुस्लिम को बांट करके वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं और अब जीत हासिल करना चाहते हैं हिंदू मुसलमानों के नाम पर, ये राजनाथ सिंह कह रहे हैं। और मुलायम सिंह साहब के जो है मतलब उस जमाने में किस तरीके से तमाम सारी चीजें चलती है, वो तमाम पॉलिटिक्स चलती थी, वो भी अपनी जगह है, मगर आज का जो दौर है उसमें
जिस तरह की ये बयानबाजियां हो रही हैं वो वाकई मतलब जो है अफसोसनाक है। मगर जो बयानबाजी हिंदू मुसलमानों के आसपास घिरती हुई या उनके आसपास दिखी, उसमें अखिलेश यादव ने यह कहा कि ये हार के शुरुआती रुझान है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि बीजेपी को कुछ ऐसा फीडबैक मिला, चूंकि लगातार ये बात हो रही है सोशल मीडिया पर भी और वैसे भी पॉलिटिकल सर्किल में भी कि शायद बीजेपी के पास ऐसा फीडबैक है कि कुछ गड़बड़ है, तो क्या ये वाकई आप भी ऐसा मानते हैं जैसा अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये हार की शुरुआती मतलब जो है रुझान है? खुर्शीद साहब जी, जब भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण हाँ उसी एक भाषा पे बात करने लगे, जी, जब कोई भी जनता के सरोकार की बात, जब हम 10 साल सत्ता में आप रह के आप बैठे हैं, तो आप 10 साल का हिसाब दीजिए ना। आप क्यों हिंदू मुसलमान पे बात जा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। ना धारा 370 कोई सुन रहा है, राम मंदिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है, ये इस देश की आम जनता जानती है, आम आवाम समझती है कि ये इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है। और जिस क्रेडिट को छीनने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की, उस पे हिंदू धर्म के शंकराचार्य और जो धर्म गुरु थे उन्होंने अपनी अपनी राय दी, जिससे पूरा देश वाकिफ है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस समय हताश और निराश है, और जो 2024 के इलेक्शन की बात ना करके 2047 की बात कर रहे हो, तो आपको ये समझ अपने आप आता है कि ये कौन सी स्थिति में बात की जा रही है। ठीक है, चूंकि वाइंड अप की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अब सादिक खान साहब क्या फाइनल कमेंट्स होंगे? क्या वाकई इसी तरीके से ये बयान आते रहेंगे और सेंटर पॉइंट जो है वो मुसलमान ही होंगे, मुसलमानों को ही मतलब एक तरीके से अपोजिशन में रख करके वो बयान दिए जाएंगे? और मैंने कल भी यही बात कही थी कि जब बयान आते हैं तो बड़े लीडर्स बयान देकर के निकल जाते हैं, असर होता है कार्यकर्ताओं पर और आपस में कशीदगी और खटास बढ़ती है। क्या कहेंगे? देखिए खुर्शीद भाई, जिस तरीके से राजस्थान में हिंदू मुस्लिम एकता का माहौल है, यहाँ अखिलेश जी बस एक सेकंड, अखिलेश जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अखिलेश जी एक सेकंड बस इनको बोलने दीजिए। हाँ जी सादिक साहब, कहीं कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि राजस्थान में कोई डिवाइड एंड रूल वाला कोई बात चल रहा हो। यहाँ हम सारी कम्युनिटी एक साथ यहाँ रहते हैं और काम करते हैं। कहीं कोई इस तरीके की कोई बयानबाजी नहीं है। पूरे देश में अच्छा माहौल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 400 सीटों के पार जाकर सरकार बनेगी। क्या कहेंगे अखिलेश जी, क्या फाइनल कमेंट्स होंगे? एक मैसेज भी उसमें हो सकता है कि भाई बयानबाजी मतलब ऐसी मत कीजिए जिससे जो है वो खटास बढ़े। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी ये माहौल है कि अब विदाई का वक्त आ गया है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। कुछ मेहमान ऐसे हैं जो टेक्निकल इश्यूज के चलते वो पहले ही हमसे मतलब डिस्कनेक्ट हो गए हैं। बहरहाल मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। जाहिर तौर पर ये जो बयानबाजी है ये इसकी जगह मुझे लगता है कि अब नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब कोई वजूद नहीं इन बयानबाजियों का और कोई मतलब नहीं इन इंतखाबात में। डेवलपमेंट का मसला जो है या आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर ही बात होनी चाहिए और उन्हीं पर जो जितने भी बड़े लीडर्स हैं उन्हीं मुद्दों पर सार्थक बहस करनी चाहिए। बहरहाल आपने प्रोग्राम देखा, हमारे साथ जुड़े रहे तमाम का शुक्रिया और आज इस प्रोग्राम को ये खत्म करते हैं। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, कुछ नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।